हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। हम अभी पॉलिटी के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, ये जो करंट अफेयर्स हैं प्रीलिम्स 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी इस साल एग्जाम लिख रहे हैं तो हर तरह से आप इस करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम फैक्चुअल जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, डिस्कस करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन यहाँ हम हर टॉपिक में से, लेटेस्ट से पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हर एक पर्टिकुलर टॉपिक में से हम वही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल से का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी प्रोग्राम खरीदने का सोच रहे हैं स्टडी आई क्यू के प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे आप सिक्का 33 कोड लगा के हर प्रोग्राम में 33% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है अवेल कर सकते हैं। शुरू करते हैं पॉलिटी। हमने अभी तक 5 टॉपिक्स जो है पॉलिटी के किए हुए हैं। आज हम देखेंगे लैंग्वेज इन हाई कोर्ट और जानेंगे एग्जैक्टली इस टॉपिक में कि क्या हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। देखिए, हुआ क्या, अभी एक डिवीजन बेंच है गुजरात हाई कोर्ट में, उसमें जर्नलिस्ट को कंटेम्प्ट के चार्जेस को फेस करने को कहा गया, क्योंकि कहा गया कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में आप सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे, क्योंकि हायर जुडिशरी में इंग्लिश लैंग्वेज का ही प्रचलन है। तो देखिए, बात करते हैं एग्जैक्टली कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज का वाकई प्रचलन है, हिंदी कहाँ स्टैंड करती है और बाकी रीजनल भाषाओं का ऐसे में क्या होगा। देखिए, अगर हम आर्टिकल 348 की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वहाँ पे क्लियरली लिखा गया है लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यानी इन दोनों लैंग्वेजेस में कौन सी भाषा का यूज़ होगा, चाहे वो गवर्नमेंट के एक्ट हो, बिल हो, ये जो लैंग्वेजेस होंगी ये इंग्लिश ही होंगी। इंग्लिश प्रोवाइड की गई है तो इंग्लिश ही होगी। पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट को प्रोवाइड कर सकती है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रहेगी। 348 में ये भी कहा गया है कि हाई कोर्ट के लिए इंग्लिश होगी। जबकि अगर आप हाई कोर्ट के रूल्स की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि एक रूल है कि अगर कोई भी पार्टी, कोई लॉयर जो है हायर नहीं करती है, ठीक है, अगर उसके पास कोई लॉयर नहीं है और इन पर्सन वो अगर अपीयर होती है तो उसको इंग्लिश में ही आर्ग्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही हुआ, जर्नलिस्ट ने कोई लॉयर हायर नहीं किया था तो इसलिए उनको इंग्लिश में आर्ग्यू करने को कहा गया। क्लियरली मेंशन है जितने भी बिल्स इंट्रोड्यूस करेंगे, अमेंडमेंट्स होंगे ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का केस हो, चाहे कोई भी ऐसा लॉ हो, कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस हो, कोई भी ऐसा ऑर्डर हो, रूल हो, ये सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रोमलगेट किए जाएंगे। तो यहाँ से ये माना जा रहा है कि गवर्नमेंट का जो भी काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जुडिशरी की बात करें, तो यहाँ पे इंग्लिश का यूसेज जो है वो प्राइमरी लेवल पे होता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 343 की, तो वो ये कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यूनियन की वो होगी आपकी हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो याद रखिएगा 343 के थ्रू ये कहा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी देवनागरी होगी, नेशनल लैंग्वेज एज सच कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी कहा है कि इंग्लिश को हम पहले 15 साल के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन बाद में इंग्लिश को इंडेफिनेटली जो है बढ़ा दिया गया। शुरू में यही था, देखिए, हमारा सारा जो भी बिजनेस प्रोसेस था, जो भी गवर्नमेंट का प्रोसेस था, काम करने का तरीका था, वो सब इंग्लिश में होता था। अब उसके बाद ये सोचा गया था कि 15 साल के बाद इंग्लिश को हटा देंगे और हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस को यूज़ में ले आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए इंग्लिश को इंडेफिनिट टाइम के लिए बढ़ा दिया गया। माना ये भी जाता है, देखिए, कि इंग्लिश जो है वो ब्रिज है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में, क्योंकि एक यही कॉमन लैंग्वेज है। साउथ इंडियंस जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस वहाँ पे चारों बोली जाती हैं। नॉर्थ इंडिया में आपको मेजर देखेंगे, आपको मिलेगी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स मिलेंगे, बाकी आपको गुजराती मराठी स्पीकिंग स्टेट्स आपको वेस्टर्न इंडिया में मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में अपनी लैंग्वेज हैं। तो पूरे भारत को जो लैंग्वेज यूनाइट करती है, हम कहेंगे ब्रिज करती है, यूनाइट से बेटर होगा वर्ड ब्रिज करती है, तो वो इंग्लिश ही है। तो इसी के लिए माना गया कि चलो इंग्लिश को लंबे समय के लिए आगे इंडेफिनिट टाइम तक के लिए बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए ना एक असेंबली में भी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी इसके बारे में चर्चा हुई थी। तो असेंबली में कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूले की बात की गई थी। इसमें मुंशी एनगर फार्मूला की बात की गई और ये कहा गया कि इंग्लिश को आप ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कंटिन्यू रखिए और बाद में इंग्लिश को हटा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, क्योंकि जब इंग्लिश हटाने की बात की गई तो ये कन्फ्यूजन हो गई, क्या हिंदी ही सुप्रीमेसी, हिंदी को ही सुप्रीमेसी मिलेगी, हिंदी ही सबसे आगे चलेगी। तो इसको लेके हिंदी ही एक ऐसी लैंग्वेज उस समय दिख रही थी जो सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बन सकती थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को अमेंड किया और इंग्लिश को एक फर्दर एक्सटेंशन दिया गया। उसकी वजह से हिंदी एंटी हिंदी जो स्टेट्स थे वहाँ पे एक वायलेंस आई। तो प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि देखो, हम एश्योर करते हैं कि इंग्लिश जो है वो हिंदी को सब्सटीट्यूट नहीं करेगी, मतलब हिंदी जो है वो इंग्लिश को सब्सटीट्यूट नहीं करेगी, हम इंग्लिश नहीं हटाएंगे और हिंदी को ऊपर नहीं लाएंगे। तो अल्टीमेटली फिर ये माना गया कि ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस को चलने देते हैं और 1964 में उनकी डेथ के बाद हमने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को अमेंड किया। इनफैक्ट 1967 में इसका अमेंडमेंट आया और ये कहा गया कि हिंदी का और इंग्लिश का
ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इनडेफिनेट यूज़ जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन था कर्नाटका से, वेस्ट बंगाल से, महाराष्ट्र से, एंड अल्टीमेटली ये बायलिंगुअलिज्म पे ही भारत काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इसके बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आई, उन्होंने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लेके आई। 1968 में कहा गया कि 3 लैंग्वेज फार्मूला होगा। एक आपको हिंदी सीखनी होगी, इंग्लिश सीखनी होगी, और एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। यूजुअली मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो है वो आप कोई भी सीख सकते हैं। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए हिंदी दिया गया, इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज हो गया, और रीजनल लैंग्वेज दी गई नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला कभी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली ये रहा कि देखो इंग्लिश और हिंदी को ही आगे बढ़ाते हैं। अब अल्टीमेटली आगे हम बात करें तो कई बार ये कोशिश की गई कि हिंदी को आपने एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में ले आइए, लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हो भी नहीं सकता। अल्टीमेटली आप देखेंगे लैंग्वेजेस का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बाइफर्केशन है, अलग अलग पॉपुलेशन और मासेस में अलग अलग लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। इनफैक्ट आप देखेंगे एक लीगल बायस ज़रूर रहा है, कई बार देखा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 की बात करें तो वहाँ पे ये कहा गया है कि अगर जो भी यहाँ के कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं रिस्पेक्टिव, चाहे वो बिहार हाई कोर्ट हो, राजस्थान हाई कोर्ट हो, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट हो, तो यहाँ पे तो ये कह दिया गया कि आप हिंदी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साउथ इंडियन कोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़ नहीं करने दी जा रही। कई बार देखो तमिलनाडु ने भी इसको लेके गवर्नमेंट में पिटीशन, सेंटर में एक पिटीशन दिया था, सेंटर को बोला था कि आप हमारे कोर्ट्स में, रीजनल हाई कोर्ट्स में आप रीजनल लैंग्वेज को अलाउ करें। तो उसमें जुडिशरी का ये कहना था, देखिए क्योंकि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के केस में जो जजेस हैं, हम बात करें जो भी जजेस हाई कोर्ट में हैं, तो उनका इंडिया बेसिस पे, ऑल इंडिया बेसिस पे ट्रांसफर होता रहता है। तो कोई भी जज हम अगर नॉर्थ से साउथ में भेजते हैं, कोई भी जज दिल्ली हाई कोर्ट से मद्रास हाई कोर्ट पहुंचता है, तो फिर वो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज को नहीं बोल पाएगा। इसलिए साउथ इंडिया के जो कोर्ट्स हैं या फिर नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज के जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे इंग्लिश को ही प्राइमरी रखा गया। तो यही रीज़न था, गुजरात हाई कोर्ट ने यही बोला कि देखो हमें इंग्लिश में दलील दो, हमें इंग्लिश में आप ये पिटीशन या फिर अपनी बात रखो। अब हिंदी को लिए देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला। आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से हिंदी का यूसेज है, हमारे गवर्नमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ की जा रही है। इनफैक्ट कई जगह आप यूनिवर्सिटी लेवल पे बात देखेंगे तो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू को भी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये है कि हिंदी को लेके हम ये बात अब क्लियर कर चुके हैं कि 343 के अकॉर्डिंग हिंदी जो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसे आप कभी भी लेटर से नेशनल लैंग्वेज पूछा जाए तो भारत की कोई भी एज सच नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी लंबे समय से देखो डिमांड भी आती रहती है कि शेड्यूल 8 में बाकी लैंग्वेजेस को भी ऐड करो। तो अल्टीमेटली देखिए वो ऐड होना मतलब जिस तरह से जो लैंग्वेज लगता है गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, वो टाइम पे ऐड करती रहती है। अब देखिए अल्टीमेटली कई बार कोर्ट से भी कहा गया कि क्या जो वहाँ पे पिटिशनर है वो अपने या फिर जो एरिया है वहाँ पे अपनी लैंग्वेज पढ़ाई जा सकती है। तो कोर्ट हमेशा यही कहता है कि हम इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप लोकल लेवल पे अपनी लैंग्वेजेस पढ़ा सकते हैं, आपको लगता है कि आपको पढ़ाना चाहिए तो कर सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी कोर्ट की, तो कोर्ट के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस होंगे वो प्राइमरली आपने देखा इंग्लिश में ही होंगे। लेकिन लास्ट अगस्त में क्या हुआ, एपेक्स कोर्ट ने सजेशन भी दिया था सेंटर को कि आप 22 के 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में क्यों नहीं पब्लिश करते। तो अल्टीमेटली अभी तक गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट किया है। तो आगे चल के कोई भी इस तरह का कोई भी चेंज आएगा, कोई भी इसमें रिफॉर्म्स आएंगे तो आप वो नोट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इतना हमें जानना था कि 343 में हिंदी जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है, जैसे कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली से कुछ एमएलएस का सस्पेंशन हुआ था, तो जानेंगे एग्जैक्टली सस्पेंशन के क्या रूल्स हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर है। 12 एमएलएस जो थे बीजेपी के, उनको ईयर लॉन्ग सस्पेंशन जो है वो दे दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस ईयर लॉन्ग सस्पेंशन को रिवोक कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि सस्पेंशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर सेशन तक होता है, इसको आप ईयर लॉन्ग नहीं ले जा सकते। यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करके 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था 12 एमएलएस को मानसून सेशन में, और कहा था कि अब अगले 1 साल तक ये हाउस में नहीं बैठ सकते क्योंकि उन्होंने रकस क्रिएट किया था। अब इस पे एमएलएस ने एक रिट पिटीशन फाइल की, आशीष शेलार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली केस बना, और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सस्पेंशन है ये एक तरह से डेमोक्रेटिक जो फंक्शनिंग है पार्लियामेंट या उस हाउस की वो खराब कर रहा है, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है और वायलेशन कर रहा है जो भी प्रोसीजर्स लेट डाउन है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एमएलएस के साथ आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है, उनको इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो नहीं प्रैक्टिस उनके साथ की जा रही, बाकी एमएलएस को आने दिया जा रहा है, उनको नहीं आने दिया जा रहा। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सब्सटैंटिवली इलीगल है और असेंबली की पावर से बाहर है। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है, जब बात आती है सस्पेंशन ऑफ एमएलएस की, तो एमएलएस का जो सस्पेंशन है वो उस हाउस की रूल बुक ही गाइड करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। अब लेकिन रूल बुक ने कभी ये नहीं लिखा कि सस्पेंशन कितने लंबे समय तक रहेगा, किस तरह से सस्पेंशन जो है वो किया जा सकता है। तो इसके लिए माना गया
कि सस्पेंशन जो है वो एक पर्टिकुलर सेशन तक ही सीमित होता है। लेट अस से अगर आज सस्पेंड किया, अगर मानसून सेशन के एंड में वो सस्पेंशन खत्म हो जाएगा, जब नया विंटर सेशन आएगा तो जो एमएलए एमपी है वो अपने हाउस में बैठ सकता है। इनफैक्ट ये चीज़ आपने देखा आपके लोकसभा के केस में भी, राज्यसभा के केस में भी हुई थी। राज्यसभा के कुछ एमएलएस को, एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया था 2 सेशंस तक के लिए, तो उन्होंने भी इस मैटर को रेज किया था। तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया, देखो ऐसा कोई भी रूल नहीं है, लेकिन अगर आप आर्टिकल 190 क्लॉज 4 देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर अपनी सीट से 60 दिन से ज़्यादा वेकेंट है तो फिर उसकी सीट जो है 60 दिन से ज़्यादा एब्सेंट है तो उसकी सीट जो है वेकेंट कराई जा सकती है। तो एक तो कोर्ट ने ये पैरामीटर लगाया कि देखो 60 दिन से ज़्यादा आप सीट को वैकेंट नहीं रख सकते। दूसरा यहाँ पे कोर्ट ने एक पैरामीटर लगाया सेक्शन 151A का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, जो ये कहता है कि कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी देश में बिना एमपी एमएलए के 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पे वैकेंसी नहीं रह सकती। लेटर से किसी भी एमपी एमएलए ने क्विट कर दिया, रिज़ाइन कर दिया, डेथ हो गई है, अगर आपके पास समय है, अभी लोकसभा या फिर वो पर्टिकुलर जो असेंबली है वो आधा सेशन चला है, 2 साल हुए हैं, 2.5 साल हुए हैं, तो ऐसे केस में अगर आपके पास समय है तो आप 6 महीने के अंदर अंदर आप वहाँ पे इलेक्शन करा के उस वैकेंसी को फिल करिए। तो कोर्ट ने यहाँ पे दोनों पैरामीटर्स लगाते हुए ये कहा कि देखिए लंबे समय तक ये सस्पेंशन वैलिड नहीं है, सस्पेंशन एक सेशन तक जो है वो चल सकता है। वैसे तो जैसा मैंने आपको कहा कि सस्पेंशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, लेंथ भी कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन यही मान के चल रहे थे कि 1 साल तक सस्पेंड रहना आपके डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को भी इम्पेयर करता है। लेटर से किसी एमएलए को लोगों ने चुन के भेजा, अगर वो 1 साल तक उसको हाउस में बैठने नहीं दिया जा रहा, तो फिर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉब्लम वहाँ पे कैसे रखेगा। तो इसी के चलते ये कहा गया कि एग्जैक्टली जो सस्पेंशन है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेशन में रखिए, सेशन के बाद आप रिज्यूम कर लीजिए। सिमिलरली अगर हम बात करें लेंथ ऑफ सस्पेंशन फॉर एमपी की, तो रूल 373, 374, 374A ये लोकसभा के रूल्स हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि स्पीकर जो है वो ग्रॉस डिसऑर्डर पे, अगर कोई भी कंडक्ट ग्रॉसली डिसऑर्डरली है तो सस्पेंशन किया जा सकता है। इनफैक्ट 374A तो बाद में ऐड किया गया था, कोई भी मेंबर अगर वेल में आ जाता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन है उसका 5 डेज तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर ये कहा जा रहा है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव सिटिंग्स तक आप सस्पेंड कर सकते हैं। सिमिलरली राज्यसभा के रूल्स की बात करें तो रूल 255, 256 ये कहता है कि आपका जो सस्पेंशन है वो 1 सेशन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ वेयर यू कैन सी कि सस्पेंशन के लिए जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी रूल्स हैं, वो सब रूल बुक में मेंशन है। अपनी अपनी सेपरेट रूल बुक होती है हर हाउस की, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो इसी तरह के रूल्स लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो है वो लागू होने चाहिए। कोर्ट ने यही माना कि इस तरह से आपका जो सस्पेंशन है वो एक लंबे समय तक नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि अल्टीमेटली अगर कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है तो कोर्ट आर्टिकल 122 के चलते इंटरवीन करेगी, और कोर्ट जो है वो इंटरवीन करेगी, और अगर कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है तो अल्टीमेटली वहाँ पे कोर्ट जो है उसको रेक्टिफाई करेगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके रेक्टिफिकेशन को किया गया, और ये रूल्स जो हैं इसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने यही किया कि आप मेक श्योर करिए कि आपका जो सस्पेंशन है वो सेशन से आगे नहीं निकलता, नहीं तो डेमोक्रेसी जो है वो एक डेंजर में आ जाएगी और एक बड़ा कंसर्न हो जाएगा, जिसके लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन होना नेसेसरी है। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमें देखनी है वो है ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की। देखिए काफ़ी लंबे समय से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं है, तो इसी को लेकर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं, कुछ स्टैटिक यहाँ पे नॉलेज को देखते हैं, क्या क्या चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 की बात करें, लोकसभा के केस में 178 की बात करें, स्टेट असेंबलीज के केस में, तो कहा गया है कि जैसे ही हाउस जो है वो स्टार्ट हो जाए, एज सुन एज जो नई असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, आपको एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करना होगा। याद रखना, इलेक्शन के थ्रू स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो है वो आपके संसद में बैठते हैं या फिर असेंबली में बैठते हैं। आर्टिकल 93 से 97 बात करता है इनके ऑफिस किस तरह से काम करेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के ऑफिस के बारे में क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। 93 में कहा गया है कि लोकसभा जैसे ही स्टार्ट हो, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूट हो, चूज करे एक मेंबर को स्पीकर और एक मेंबर को डिप्टी स्पीकर। 94 में कहा गया है कि अगर ऑफिस वेकेंट हो जाए, लेटर से वेकेशन हो जाए, ऑफिस का रिजिग्नेशन हो जाए, रिमूवल हो जाए, तो स्पीकर का, तो डिप्टी स्पीकर जो हैं वो स्पीकर के फंक्शंस को निभाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट हमने सिर्फ इसलिए रखी है कि अगर स्पीकर की पोस्ट में कोई वैकेंसी हो तो वहाँ पे कोई भी काम में रुकावट ना आए। 95 में क्लियरली कहा गया है कि जैसे जैसे
डिप्टी स्पीकर फंक्शन कर रहे होंगे, उनको सारी पावर्स वही मिलेंगी जो एक स्पीकर को मिलती हैं, यानी जितने समय वो स्पीकर की तरह काम कर रहे हैं उन्हें स्पीकर जैसे ही फंक्शंस या पावर्स दी जाएंगी। तो इसलिए कहा जाता है कि डिप्टी स्पीकर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि एज सुन एज में भी जैसे ही हाउस स्टार्ट हो आपको डिप्टी स्पीकर को भी इलेक्ट करना है। 94 क्लॉज 2 की बात करें रेजिग्नेशन की, स्पीकर अपना जो रेजिग्नेशन है वो डिप्टी स्पीकर को देंगे, डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देंगे। इसमें कंफ्यूजन रहती है। देखिए, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो वहाँ तो डिबेट कही जा रही थी कि स्पीकर जो है वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे, लेकिन चर्चा ये हुई कि भाई स्पीकर डिप्टी स्पीकर कहाँ बैठते हैं, हाउस में। क्या फंक्शन है, लेजिस्लेटिव फंक्शन है, ठीक है, हाउस के मेंटेनेंस का फंक्शन है, तो एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे इन्वॉल्व ना किया जाए, इसलिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन दे दे और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को रेजिग्नेशन दे दे, यानी एग्जीक्यूटिव से कंप्लीटली बाहर रखने के लिए ये जो प्रोसेस है रखा गया। इनफैक्ट डॉक्टर अंबेडकर का की व्यू था कि इनका जो रेजिग्नेशन है वो आपस में एक दूसरे को दिया जाना चाहिए। अब बात आ जाती है कि लेटर से हाउस स्टार्ट होने के कितने समय के अंदर आपको डिप्टी स्पीकर या स्पीकर को इलेक्ट या अपॉइंट करना है। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 महीना 3 महीना, कोई टाइम लिमिट सेट नहीं है। टर्म लिखा है एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्द हो सके आपको स्पीकर डिप्टी स्पीकर को रखना है। देखिए क्या हो रहा है कि स्पीकर को तो रख रहे हैं, डिप्टी स्पीकर को नहीं रख रहे हैं, ठीक है, तो लोकसभा में। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र का केस देखेंगे तो महाराष्ट्र में स्पीकर की पोस्ट मिसिंग है, स्पीकर की पोस्ट पे कोई नहीं है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इनको आप नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर का जो होना हाउस के लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि रोल देखते हैं क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिया है जब बात आती है हाउस की, जब बात आती है लोकसभा की, तो स्पीकर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। इनफैक्ट स्पीकर के पास हाउस चलाने की सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। वो पावर स्पीकर को रूल बुक से मिलती हैं, लोकसभा की रूल बुक से, लेजिस्लेटिव असेंबली की रूल बुक से। उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि स्पीकर के क्या क्या फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पे यही कहा गया कि स्पीकर क्या है, प्रिंसिपल स्पोक्समैन है हाउस के। जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं ना, इसी तरह से हाउस में स्पीकर होते हैं। पूरे हाउस को ऑर्डर में रखना उनका काम होता है, तो इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। उनकी चेयर भी आपने देखा है सबसे ऊपर होती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे वो एक कलेक्टिव वॉइस होते हैं। लेटर से लोकसभा में आपको लोकसभा तक कोई बात पहुंचानी है तो आप स्पीकर ऑफिस तक पहुंचा देंगे, स्पीकर उस बात को कम्युनिकेट कर देंगे अपने लोकसभा मेंबर्स के बीच में। तो सोल रिप्रेजेंटेटिव हैं आउटसाइड वर्ड के लिए, ठीक है। तो स्पीकर जो है वो हाउस की सारी प्रोसीडिंग्स को प्रोसीड करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग की बात करें, जब दोनों हाउसेस का ज्वाइंट सिटिंग होता है तो वहाँ पे भी लोकसभा के स्पीकर बैठते हैं। स्पीकर का डिसीजन मनी बिल के केस में डिटर्मिनेशन जो भी डिटरमाइन करने की पावर होती है वो एक्सक्लूसिव होती है और वो हाउस के परव्यू से बाहर होती है। इसी तरह से स्पीकर की पोस्ट मेंटेन रहे, चलती रहे। देखिए, स्पीकर क्या एक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो स्पीकर अगर छुट्टी पे है उस दिन, लेटर से या स्पीकर नहीं है, रिजाइन कर दिया, तो ऐसे केस में उनका काम कौन करेगा? तो उस काम के लिए हमने एक स्पेशल प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है डिप्टी स्पीकर का। स्पीकर से इंडिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन हाँ, जब स्पीकर अपने पोस्ट में नहीं रहेंगे तो डिप्टी स्पीकर उस पोस्ट पे बैठेंगे और स्पीकर वाले फंक्शंस करेंगे। स्पीकर के रहने का मतलब यही है, डिप्टी स्पीकर के रहने का मतलब यही है कि स्पीकर के ऑफिस में कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। जैसे हमने देखा जीवी मावलंकर के टाइम में, जीएमसी बालयोगी के टाइम में ऐसा हुआ कि पहली बार डिप्टी स्पीकर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हाउस के मिड सेशन में। कभी कोई स्पीकर रिजाइन कर दे मिड सेशन में, जैसे एन संजीवा रेड्डी ने किया, तब भी डिप्टी स्पीकर की ज़रूरत पड़ी। साथ ही साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसके लिए रिमूवल का प्रोसेस भी थोड़ा सा टफ रखा गया। रिमूवल का प्रोसेस मतलब ये है कि अभी हम देखेंगे कि स्पीकर को आप एक नॉर्मल मेजॉरिटी से नहीं हटा सकते। अब ये पोस्ट देखिए किस तरह से डिसाइड की जाती है। यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगी स्पीकर की पोस्ट, किसको मिलेगी डिप्टी स्पीकर की पोस्ट, क्योंकि इलेक्शन जो है मेजॉरिटी से होता है, ठीक है। जैसे ही हाउस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हाउस स्टार्ट में एक प्रोटम स्पीकर होते हैं जो पुराने हाउस से आते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटम स्पीकर क्या करते हैं, ये हाउस में ओथ वगैरह दिलवा के हाउस को ऑर्डर में ले आते हैं, ठीक है। लोग जो है मेंबर्स बन जाते हैं। एक बार मेंबर बन जाए तो फिर हाउस में इलेक्शन होता है। इलेक्शन में जो मेजॉरिटी जिसको वोट मिलते हैं वो स्पीकर बन जाता है। और यही माना जाएगा कि भाई जब पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, अगर उसके पास मेजॉरिटी सीट्स हैं तो स्पीकर रूलिंग पार्टी से ही आएगा। लेकिन एक ना ट्रेडिशन चलाया गया कि चलो ठीक है, स्पीकर जो है वो तो रूलिंग पार्टी से ही आएगा। डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो मोरारजी देसाई के टाइम से क्या करने लगे, ऑपोजिशन को देने लग गए। लंबे समय तक ऐसा हुआ, अभी 2014 तक स्पीकर तो हमेशा रूलिंग पार्टी के ही होंगे, या आप देखिए रूलिंग पार्टी के, रूलिंग अलायंस के कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 2004 से 2009 के बीच में जब कांग्रेस थी, अब यूपीए 1 थी, तो स्पीकर लेफ्ट के थे उस समय। तो ये अलायंस के भी हो सकते हैं। आइडिया बस ये है क्योंकि भाई रूलिंग पार्टी जो रहेगी उसके पास मेजॉरिटी वोट्स रहेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पीकर वही इलेक्ट करके भेजेंगे। डिप्टी स्पीकर की पोस्ट हम
ऑपोजिशन को दे देते हैं। ऐसा हुआ 2014 से, 2014 के बाद 2014 से 2019 तक AIADMK को मिल गई, जो कि अलायंस थी NDA 1 की, और NDA 2 में ये पोस्ट जो है डिप्टी स्पीकर की खाली पड़ी हुई है। तो इसलिए बार बार कहा जा रहा है, इनफैक्ट हाईकोर्ट में पिटीशन भी है दिल्ली हाई कोर्ट में कि ये डिप्टी स्पीकर कब तक चुने जाएंगे। अभी तक डिप्टी स्पीकर जो है वो नहीं चुने गए हैं। तो अल्टीमेटली पोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसको जल्द से जल्द चुनना नेसेसरी है। इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर इज एज नेसेसरी एज ऑफ द स्पीकर। अब बात कर लेते हैं, स्पीकर के ऑफिस की चर्चा ही कर रहे हैं तो देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, उस मेंबर के उस हाउस के मेंबर होने चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी से इनका इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रिमूवल जो है वो सिंपल से नहीं होगा, वो इफेक्टिव से होगा, यानी मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। लेट अस से टोटल 540 सीट्स जो हैं वो इस समय फिल्ड हैं, 540 MPs हैं, तो इसकी मेजॉरिटी से ही आप रिमूव कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये याद रखना, सिंपल मेजॉरिटी से स्पीकर का इलेक्शन और आपके इफेक्टिव मेजॉरिटी से स्पीकर डिप्टी स्पीकर का रिमूवल। पावर्स, लोकसभा के सारे बिजनेस करना, कास्टिंग वोट होता है इनका, फर्स्ट टर्म में वोट नहीं होता, ठीक है, आर्टिकल 101 में क्लियर मेंशन है कि इनका कास्टिंग वोट होगा। कास्टिंग वोट मतलब टाई ब्रेकर वोट, ठीक है। तो लेट अस से कोई बिल पास करना है, तो बिल पास करते समय जब वोट्स आए हैं, 100 वोट बिल के फेवर में हैं, 100 वोट बिल के अगेंस्ट में हैं, तो स्पीकर जो है फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं करेंगे। अगर टाई होगा तो कास्टिंग वोट को यूज करेंगे, टाई ब्रेकर वोट को यूज करेंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर बात करें हम एंटी डिफेक्शन लॉ की, आर्टिकल 102 की बात करें, 10 शेड्यूल की बात करें, तो एंटी डिफेक्शन लॉ में जो रिमूवल है, डिस्क्वालिफिकेशन है MP का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वो स्पीकर कर सकते हैं, तो वो पावर स्पीकर के पास है। बाकी सारे जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, अगर आप अदरवाइज डिस्क्वालिफिकेशन देखेंगे आर्टिकल 102 में जो लिखा हुआ है, अगर आप बात करें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करें, इंसेनिटी की बात करें, इंसॉल्वेंसी के केस में किसी MP के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, तो वो सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास है। बस एक यही ऐसी पावर है कि अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के चलते या डिफेक्शन के चलते रिमूव करना है, तो फिर वहां पे वो पावर स्पीकर के पास है, डिसाइसिव पावर है स्पीकर के पास। इसको लेके एक अलग चिंता भी है, वो उस पर हम फिर कभी आगे अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमें यही बातें समझनी थी। अगला जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर। देखो काफ़ी न्यूज़ है। अब हिजाब के केस में कोर्ट ने कह दिया है कि देखो हिजाब जो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, इस पर अभी हम जल्द चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात है आर्टिकल 25 की हो रही है। देखिए आर्टिकल 25 आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, कॉन्शियस देता है, फ्री प्रोफेशन देता है, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन देता है। आर्टिकल 25 इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आर्टिकल 26 रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की फ्रीडम देता है। आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आप उसकी लैंड, टेम्पल मैनेजमेंट आप खुद कर सकते हैं, सरकार उसमें दखलंदाजी नहीं करेगी। सबसे ज़्यादा 27 ये कहता है कि किसी भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे आप कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, यानी कोई रिलीजियस अफेयर है तो उस पर टैक्सेशन नहीं लगेगा। 28 ये कहता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक मनी जाता है, सरकार का पैसा जाता है, किसी भी तरह की ग्रांट जाती है, तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे और किसी को कंपेल नहीं किया जाएगा उन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में बैठने का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कंप्लीटली स्टेट फंड से मेंटेन हो रहा है, पार्शियली मेंटेन हो रहा है, वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ही बनाया गया है, किसी माइनॉरिटी रिलीजन के लिए बनाया गया, जैन धर्म के लिए बनाया गया, सिख धर्म के लिए बनाया गया, मुस्लिम धर्म के लिए बनाया गया, तो वहाँ पे अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर रिलीजन का, वो उन्हीं रिलीजियस कह सकते हैं रिलीजियस एंडोमेंट का या फिर उस रिलीजियस डिनोमिनेशन का ही वो कॉलेज है, तो वहाँ पे ये चीज़ें अलाउड हैं। ये एक एक्सेप्शन भी यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। 25 की बात कर लेते हैं। 25 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो 25 ये कहता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब लेकिन वो प्रैक्टिसिंग प्रोपोगेशन आप अनलिमिटेड नहीं कर सकते, मतलब आर्टिकल 25 जो है वो एब्सोल्यूट नहीं। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आर्टिकल 25 एब्सोल्यूट है। देखिए एब्सोल्यूट राइट वो होता है जिसको सरकार नहीं रोक सकती, जिस पे कोई कर्टेलमेंट नहीं लगा सकती, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 25 क्लॉज 2 ही कह रहा है कि आर्टिकल 25 क्लॉज 1 ही कह रहा है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, यानी आपका जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो पब्लिक ऑर्डर को हैम्पर ना करे, मोरालिटी को हैम्पर ना करे और किसी की हेल्थ हैम्पर ना करे। आप अपने रिलीजन का एंजॉयमेंट या अपने रिलीजन को एंजॉय प्रोफेस
कर सकते हैं। तो यानी ये 25 जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है। यहीं से एक टर्म निकल गया है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की। देखो टर्म एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ओवर द टाइम सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट से ये जो टर्म है वो चर्चा में आई। जैसे शिरूर मठ केस की बात करें, वहां पे पहली बार कोर्ट ने ये बात की कि किसी भी रिलीजन की कुछ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होती है। क्या होती है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस? यानी वो प्रैक्टिस जिसके बिना वो धर्म खत्म हो जाएगा। अगर आप वो प्रैक्टिस हटा दें तो फिर वो धर्म बचेगा ही नहीं। वो होता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो यहां पे ये कह रही है कोर्ट कि ऐसी कोई भी प्रैक्टिस किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए एसेंशियल है, उस धर्म का फाउंडेशन स्टोन है, उसकी बैकबोन है, तो वो सरकार उसको बंद नहीं कर सकती। यानी उसको 25(1) क्लॉज 1 में पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ के चलते उस प्रैक्टिस को आप बंद नहीं करा सकते। जैसे कि यहाँ पे हिजाब बैन में कोर्ट ने यही कहा कि हिजाब पहनना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम स्कूल का जो ड्रेस कोड है वहां पे हम इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस या डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी इन रिलीजन। ये दोनों तरह से टर्म यूज होता है। आपसे देखो पूछा यह जा सकता है कि क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? आप बोलेंगे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन्ड है। ओवर द टाइम अलग अलग कोर्ट की जजमेंट से, चाहे वो शिरूर मठ को केस हो, ठीक है, इस तरह की जजमेंट से, चाहे वो आपका रिसेंट केस हो जैसे अभी आपने देखा, तो इस तरह की जजमेंट से ही कोर्ट ने इस बात को प्रोमिनेंस में लेके आई है। और ये क्या है? एक तरह का डॉक्ट्राइन है। देखो डॉक्ट्राइन क्या होते हैं? डॉक्ट्राइन बेसिकली वो लीगल आप कह सकते हैं, लीगल रूल्स कह सकते हैं फिर, या लीगल स्टैब्लिशमेंट्स कह सकते हैं जो ओवर द टाइम कोर्ट इवॉल्व करता है डे टू डे फंक्शनिंग के लिए। तो ये एग्जैक्टली एक डॉक्ट्राइन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है और अपनी पावर ये ड्रॉ करता है 25 क्लॉज 1 से। यहीं से इसने इवोल्यूशन देखा है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे वो देखेंगे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। एग्जैक्टली क्या होता है डिलिमिटेशन कमीशन? न्यूज़ में है काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन को लेके, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न सीट्स को लेके। तो अब यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन ने ये कहा है कि हम एक ड्राफ्ट इनफैक्ट अभी सबमिट कर दिया, रिसेंटली कुछ दिन पहले ही कहा है कि इस तरह से हम डिलिमिटेशन जो है करने जा रहे हैं। तो समझ लेते हैं एग्जैक्टली डिलिमिटेशन होता क्या है। देखिए आपने क्या देखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं? वो एरियाज होते हैं जो किसी एक MP या MLA को बिलोंग करता है। एक अगर हम बात करें लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की तो वो लार्जर इन साइज होती है, उसके अंदर कई MLA की कॉन्स्टिट्यूएंसीज 2, 3, 4 कुछ भी नंबर आ सकता है। अब एग्जैक्टली होता क्या है? होता यह है, देखो कोशिश ये की जाती है डिलिमिटेशन के थ्रू कि जितने भी एक MP के अंडर लगभग सेम पॉपुलेशन हो, यानी देश भर में जितने भी MPs हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को सर्व करें। ऐसा नहीं हो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास उसकी आधी पॉपुलेशन है, तो इससे गवर्नेंस जो है इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। इसके लिए ये जो टर्म है डिलिमिटेशन का, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है या ये बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं। तो डिलिमिटेशन क्या है? ये एक एक्ट है जिसमें बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाता है, जिससे कि जो चेंज हुआ है पॉपुलेशन में ओवर द टाइम वो प्रॉपर रिप्रेजेंट किया जा सके। कहाँ कहाँ पे? चाहे वो असेंबली की सीट हो, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट हो या लोकसभा की सीट हो, इन 2 जगहों पर ही डिलिमिटेशन किया जाता है। तो याद रखना, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन करता है इसको? डिलिमिटेशन कमीशन करती है। क्या डिलिमिटेशन कमीशन के इस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, इसे कहीं भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आइडिया बस यही है कि लेटेस्ट सेंसस के आधार पे या लेटेस्ट पॉपुलेशन के बाइफर्केशन के आधार पे आप कोशिश ये करिए कि प्रैक्टिकेबल सिचुएशन आ जाए थ्रू आउट द स्टेट। मतलब एक MLA जो है वो ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ आपके जो MP पॉपुलेशन है उसको सर्व करे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो समय समय पे जो डिलिमिटेशन है समय समय पे किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रीएडजस्टमेंट होना चाहिए हर सेंसस के बाद। जैसे ही सेंसस पूरा हो जाए, पार्लियामेंट जो है या फिर प्रेसिडेंट जो है वो एक डिलिमिटेशन कमीशन का गठन करे और उस गठन के बाद वो उस डिलिमिटेशन कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को सबमिट करे, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन सीट्स का डिलिमिटेशन करे या परिसीमन करे। अब एग्जैक्टली हमने देखा कि यहाँ पे आइडिया क्या है? फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आइडिया क्या है? आइडिया है फेयर डिवीजन होना चाहिए ज्योग्राफिकल एरियाज का, और 1 वोट 1 वैल्यू के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सके। बहुत सारी अप्रोचेज हैं। इंडिया जो अप्रोच यूज करता है वो है जेरीमेंडरिंग। हमने यूएस से लिया, यूएस में जेरीमेंडरिंग अप्रोच को यूज किया जाता है। जेरीमेंडरिंग मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन को आप ब्रेक करके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दीजिए डिपेंडिंग अपॉन। आइडिया बस ये रहे कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट बराबर हो। ऑलमोस्ट का मतलब है प्रैक्टिकेबल बराबर हो। 2-5 हज़ार 10,000 का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन लाखों का डिफरेंस ना हो।
अब इंडिया में कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन बैठ चुकी है? देखिए ये 5वीं बार है। 52 में आई थी पहली बार, उसको डिलिमिटेशन एक्ट 52 के थ्रू लाया गया था, फिर 63 में लाया गया, फिर उसके बाद 73 में, फिर लास्ट 2002 में, उसके बाद अब 2019 में ये डिलिमिटेशन कमीशन है। 2002 वाली जस्टिस कुलदीप सिंह कमेटी थी और 2019 वाली कमेटी अभी भी काम कर रही है और इसकी इनफैक्ट रिपोर्ट जो है अभी हम देखेंगे। अच्छा, अब क्या है कि कौन अपॉइंट करता है इसको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। कैसे काम करती है? इलेक्शन कमीशन के साथ काम करती है। देखिए ये जरूरी है क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन में जो चेयरमैन होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं, तो उनको इतना आइडिया नहीं है कि किस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन का डिवीजन हो सकता है। डेटा सारा इलेक्शन कमीशन के साथ पास होता है, तो इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वो आपके इलेक्शन कमिश्नर और रिस्पेक्टिव जो सीईओज होते हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स, हर स्टेट के वो होते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन एक हाई पावर बॉडी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी पावर ड्रॉ करती है और अकॉर्डिंगली जो सेंसस, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनका डिवीजन किया जाता है। ये बात आर्टिकल 82 में लोकसभा के केस में, आर्टिकल 170 में स्टेट असेंबलीज के केस में लिखा हुआ है। अब कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसके साथ काम करती है? इलेक्शन कमीशन के साथ। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन क्या होगा? चेयरमैन होंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, दूसरे मेंबर होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। जिस भी स्टेट में डिलिमिटेशन चल रहा है, देश भर में चल रहा है, तो देश भर के हर स्टेट के सीईओज। सीईओ क्या होते हैं? देखिए सीईओ एक पोस्ट होती है, हर इलेक्शन ऑफिस का एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है आपके स्टेट में, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है, वो पूरे स्टेट के इलेक्शंस को देखता है। तो अल्टीमेटली इस तरह से मेंबर जो हैं बैठते हैं। अब यहाँ पे ये कहा गया है क्योंकि देखो लोकसभा की सीट्स पे हमने फ्रीज लगाया हुआ है, इसलिए हम पुराने सेंसस को ही 2001 के बाद हमने इसको फ्रीज लगा दिया था 2026 तक, तो 1971 के सेंसस के हिसाब से ही हम चल रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन जो है की जा रही है। अब बात आ जाती है कि रिसेंटली 2019 वाली कमीशन का क्या चल रहा है। देखिए इन्होंने अभी अभी अपनी रिपोर्ट जो है एक ड्राफ्ट सबमिट किया है और लोगों से मार्च तक मांगा है कि आप अपना फीडबैक दीजिए। आप ईमेल कर सकते हैं अपने फीडबैक कि आपको लगता है किस तरह से हम डिलिमिटेशन करें या फिर जो हमारी रिपोर्ट है उसमें क्या क्या और बेटर चीज़ें की जा सकती हैं। तो करंटली जो कमीशन है 2019 वाली जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई कमीशन है, इनका काम है जम्मू एंड कश्मीर, जिसका भी आपने देखा बाइफरकेशन हुआ था, असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, इन 5 स्टेट्स के डिलिमिटेशन को करना। और इस तरह से ये डिलिमिटेशन जो है वो यहाँ पे की जा रही है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डिलिमिटेशन का। अब चलते हैं नेक्स्ट, बेसिकली आपका नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की, NJIC। क्यों न्यूज़ में थी? देखो क्या हुआ, एक सर्वे कराया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। ऑल इंडिया सर्वे से उनको ये पता चला कि हमारे ट्रायल कोर्ट्स जो हैं, जो हमारे लोकल लेवल पे कोर्ट्स हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो देश में इस तरह का जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर लाना काफ़ी नेसेसरी है। एक बार सर्वे की बात कर लेते हैं कि सर्वे ने क्या कहा। ये कहा कि 27% कोर्ट रूम जो हैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी के, वहाँ पे जजेस के पास डायस हैं, बाकी के पास नहीं है। अभी भी 10% ऐसे कोर्ट हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो आप देखिए एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि जुडिशरी भी ऑनलाइन जाएगी, स्विफ्ट सिस्टम होगा, क्विक डिलीवरी ऑफ जस्टिस होगी, और जुडिशरी ही अपने आप में काफ़ी पीछे पिछड़ी हुई है व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसलिए यहाँ पे CJ रमन्ना ने लास्ट मार्च में कहा था कि देखो हमें एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन बनाने की ज़रूरत है। क्या करेगी NJIC? ये एक तरह से एक होलिस्टिक बॉडी होगी जो देश भर की लोअर जुडिशरी का, देश भर की हायर जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी। इसकी फंडिंग जो है गवर्नमेंट करेगी और ये सारे काम लेगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स लेगी। कंप्यूटर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, हॉस्टल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, जजेस के क्वार्टर्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे काम ये करेगी। अल्टीमेटली उन्होंने ये कहा कि इस तरह से हमारी जो जुडिशरी है वो काफ़ी ज़्यादा एम्पावर्ड होगी, जस्टिस डिलीवरी क्विक होगी, और जो एक वाइबल गैप है, जो एक सब्सटेंशियल गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर का और बेसिक कम्युनिटीज़ का लोअर जुडिशरी में, वो फिल किया जाएगा। जैसे कि देखा जा रहा है कोर्ट हॉल्स नहीं है, जजेस के लिए रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस नहीं है, लिटिगेंट्स, आप कोर्ट जाते हैं तो आपके पास वेटिंग रूम नहीं है बैठने के लिए। उसके बाद छोटे एरियाज में तो ये चीज़ें एकदम ही मिसिंग है। कोर्ट रूम्स नहीं है, आज भी बहुत सारी कोर्ट की बिल्डिंग्स किराए पे चल रही हैं, मतलब रेंटेड प्लेसेस से अकोमोडेशन से चल रही हैं। तो अल्टीमेटली इसलिए कहा जा रहा है कि इस तरह से कंसोलिडेट करके हम डेफिशिएंसीज को हटा पाएंगे। अब एग्जैक्टली क्या है अभी देखो, अभी क्या होता है, जुडिशरी को कोई भी इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को कम्युनिकेट कर देती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ फंड रिलीज कर देती है, लेकिन जुडिशरी के पास समय नहीं होता क्रॉस चेक करने का, फिर जुडिशरी के पास समय नहीं होता उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने का। तो इसलिए कहा जा रहा है कि NJIC होगी तो वो सुपरवाइज करेगी। फंड्स तो देखो मिनिस्ट्री नहीं देने, वो सुपरवाइज करेगी, वो अपनी देखरेख में काम करेगी, क्योंकि उस बॉडी में एक्सपर्ट लोग होंगे जिनको इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का एक्सपर्टीज है।
बजटरी एलोकेशन स्टेट जुडिशरी का मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जब एक्सपर्ट्स लोग बैठेंगे तो फिर जुडिशरी जो है वो ठीक से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जो है वो कर पाएगी। सर्वे की फाइंडिंग्स की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम नहीं है, ठीक है। 22% ट्रायल कोर्ट्स के पास टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है वुमेन के लिए, 16 के पास मेन के लिए भी नहीं है। 620 कोर्ट कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जहां पे जो अभी भी रेंटेड प्रीमाइसेस से चल रहे हैं और 54% पे बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, बाकी 46% पे नहीं है। सर्वे ने यह भी देखा कि लगभग 24,280 जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रायल कोर्ट्स में हैं, जबकि उनके लिए बैठने के लिए केवल 20,000 कोर्ट हॉल्स हैं, 4,000 कोर्ट हॉल्स शॉर्ट चल रहे हैं। 55% ट्रायल कोर्ट्स जो हैं वहाँ पे सेपरेट स्टाफ नहीं है जजेस के बैठने के लिए, जजेस और सारे एम्प्लॉयज़ एक ही जगह पे बैठते हैं। 54% जो है वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हैं, 55% है जहाँ पे सेंट्रलाइज फिलिंग सेंटर्स हैं और केवल 31% हॉल में मीडिएशन सेंटर। एक तरफ हम लोक अदालत लगाने की बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास मीडिएशन हॉल्स नहीं है। आगे आप देखेंगे वेटिंग एरिया नहीं है लिटिगेंट्स के पास, बिल्डिंग्स नहीं है। 3900 जजेस जो हैं वो रेंटेड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में रहते हैं, उनके पास क्वार्टर्स नहीं, उनके पास अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है। मीटिंग हॉल्स नहीं है जजेस के पास, 83% ऐसे जगहें हैं जहाँ पे मीटिंग हॉल्स नहीं है। लाइब्रेरी फैसिलिटीज जजेस के पास नहीं है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। एक तरफ हमने 2017 में कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि आपको डिसेबल फ्रेंडली एक्सेसिबल बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, वो नहीं है। 6000 ऐसे कोर्ट्स हैं जिनके पास डिसेबिलिटी से लड़ने के प्रावधान नहीं है, मतलब रैंप नहीं है, व्हीलचेयर सिस्टम नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। देखो क्या होता है ना, अगर जुडिशरी में एक्सेसिबिलिटी नहीं रहेगी तो लोग डिटर होंगे जाने से। महिलाएं कोर्ट नहीं जा पाएंगी, ठीक है। जितने भी दिव्यांग लोग हैं वो कोर्ट नहीं जा पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम को परस्यू नहीं कर पाएंगे, अपने केस को परस्यू नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के केस में आप देखेंगे प्राइमरी रीज़न ये भी है कि इस वजह से जुडिशरी का जो कोर्ट्स में आप देखेंगे कि प्राइमरी रीज़न है इस वजह से जुडिशरी का डेवलपमेंट या फिर लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाती। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कहा है कि फंड्स नहीं है हमारे पास, ट्रायल कोर्ट्स के पास फंड्स ही नहीं है सब चीज़ें डेवलप करने में। इसके लिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एक 93 से चलती आ रही है जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वहाँ से ये देख रहे हैं कि कंप्लीटली जो इश्यूज़ हैं या फिर आप कहें कि जिस तरह से डेवलप फंड्स होने चाहिए या फिर डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। इनफैक्ट आगे आप देखेंगे सेंटर और स्टेट ने 60-40 में इस फंड को डिवाइड भी किया, सेंटर्स को डेवलप करने की कोशिश भी की, जुडिशियल इंस्टॉलेशंस को लगाने की कोशिश की, लेकिन कभी भी ये जो मनी है एलोकेटेड ये कभी भी यूज़ नहीं हो पाया क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मेन बॉडी नहीं थी जो इसको डेवलप करा सके। इसलिए इस कॉरपोरेशन को बनाने की बात की जा रही है। इनफैक्ट कई जगह ये देखा गया कि ये जो फंड आया ये नॉन जुडिशियल पर्पस के लिए ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। टाइम से डेवलपमेंट नहीं हुआ और अल्टीमेटली जिस चीज़ के लिए फंड आया था वो नहीं यूज़ हो पाया। इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही कि कभी भी जस्टिस जो है वो स्विफ्ट नहीं हो पाई, डिलीवरी नहीं हो पाई। इसके लिए कहा जा रहा है कि जब स्पेशलाइज्ड बॉडी होगी तो अल्टीमेटली ये अपने टास्क को परफॉर्म कर सकेगी और इस वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक से डेवलप हो पाएगा। तो यानी फंडिंग गवर्नमेंट करेगी, एग्जीक्यूटिंग और सुपरवाइजरी एजेंसी जो है डेवलपमेंट के लिए ये रहेगी, सोल एजेंसी रहेगी। स्टेट गवर्नमेंट्स और हाई कोर्ट्स मिलकर इसमें अपॉइंटमेंट्स करेंगे और ऑटोमेटिकली एनजीआईसी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगी। तो काफ़ी ज़रूरत है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होगा, एक्सेसिबिलिटी होगी, तो जो नालसा का मॉडल है ना वो भी हो पाएगा। जैसे आपने देखा कि जिस तरह से लीगल एड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यही सीजीआई कह रहे हैं कि आप नालसा के मॉडल पे इसको डेवलप कीजिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा और अकॉर्डिंगली सारे काम जो है वो देखेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। तो ये सारे सर्वेज यही कह रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको मॉडल स्ट्रक्चर एक हम बना देंगे, एक जगह एक मॉडल स्ट्रक्चर बन जाएगा, अकॉर्डिंगली वो मॉडल स्ट्रक्चर जो है सब जगह इंप्लीमेंट हो जाएगा और इससे जुडिशियल फंक्शन जो है वो काफ़ी बेटर आपका हो पाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जुडिशरी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी कई बार सर्विस डिलीवरी नहीं दे पाती, ठीक है। तो ये भी कहा जा सकता है कि सिर्फ जजेस की ही कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है जिसकी वजह से जस्टिस देश में डिले होती है। और एनजीआईसी अगर इंप्लीमेंट हो जाएगा, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन बन जाएगा, तो फिर जस्टिस डिलीवरी भी थोड़ी सी क्विक और फास्ट हो जाएगी। आशा करता हूँ ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जैसा मैंने बताया सिक्का 33 कोड लगा के आप 33% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।